नया देश, नए लोग, दिल नहीं लगता, जी करता है इंडिया लौट आऊं। समीक्षा ने रोज का राग अलापा। यह ऑस्ट्रेलिया है, सबसे अच्छे विकसित देशों में से एक। यहाँ आकर बसने के लिए लोग जमीन आसमान एक कर देते हैं और तुम यहाँ से वापस जाने की बात करती हो। अब इसे मैं तुम्हारा बचपना ना कहूँ तो और क्या कहूँ? तो क्या करूँ? तुम्हारे पास तो तुम्हारे काम की वजह से अपना सोशल सर्कल है। दोनों बच्चों के पास भी उनके स्कूल के फ्रेंड्स हैं। बस एक मैं ही बचती हूँ जिसे दिन भर चार दीवारी में अर्थहीन वक्त गुजारना पड़ता है। अकेले रह रहकर तंग आ गई हूँ। हाँ, लंबे समय तक चुप रहने के कारण तुम्हारे मुंह से बदबू भी तो आने लगती होगी। प्रतीक चुटकी लेते हुए बोला। तुम्हें मजाक सूझ रहा है, मगर मैं वास्तव में गंभीर हूँ अपनी समस्या को लेकर। मेरी हालत तो कुएं के मेंढक जैसी होती जा रही। शादी से पहले जो पढ़ाई लिखाई की थी उसे भी घर गृहस्थी में फंस कर भूल चुकी हूँ अब तक। कौन कहता है कि तुम कुएं का मेंढक बन गई हो? मैं तो चाहता हूँ कि तुम आसमान की ऊंचाइयाँ छुओ। इस चार दीवारी को पार करके घर के तीन प्राणियों के सिवा किसी चौथे की सूरत देखने तक को तो नसीब नहीं होती। आसमान की ऊंचाइयों तक क्या खाक पहुंचूंगी। जिंदगी की दिशा में अमूल चूल परिवर्तन, जिंदगी को देखने के नज़रिए और जैसे तैसे जिंदगी मिले उससे सर्वोच्च पल निचोड़कर जीवन अमृत ग्रहण करने में हो। प्रतीक समीक्षा के हाथ से चाय का प्याला लेकर उसे अपने पास बैठाते हुए किसी फिलोसफर्स के से अंदाज से बोला। मुझे तो इस जीवन अमृत के प्याले को पाने की कोई युक्ति नहीं समझ आती। तुम ही कुछ समाधान ढूंढो मेरे लिए। मैं खुद भी कुछ समय से तुम्हारी परेशानी महसूस कर रहा था। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे उनकी दुनिया हमसे अलग होती जाएगी। तब बच्चे अपनी जिंदगी में और भी व्यस्त हो जाएंगे और तुम्हारा एकाकीपन बद से बदतर होता चला जाएगा। अच्छा होगा कि तुम खुद को उस वक्त से मुकाबला करने के लिए अभी से तैयार करना शुरू कर दो और कुछ पढ़ लिख लो। पढ़ना लिखना और इस उम्र में, चलो तुम्हारी बात मानकर मैं कोई कोर्स कर भी लूँ तो उससे होगा भी क्या? एक दो साल में कोर्स पूरा हो जाएगा और मैं जहाँ से चलूँगी वहीं वापस आकर खड़ी हो जाऊँगी। इस उम्र में मुझे कोई काम तो मिलने से रहा, वो भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। नौकरी मिलने की आयु से संबंधित जितना इंडिया में होता है उतना यहाँ ऑस्ट्रेलिया में नहीं। यहाँ तो एक तरह का चलन है कि बच्चों के थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद माएँ खुद को रिबिल्ड करती हैं और जो भी कोर्सेज तत्कालीन इंडस्ट्री की ज़रूरत में होते हैं उन्हें करके फिर से वर्क फोर्स में लौट आती हैं। हाँ, तुम्हारा आशय कुछ कुछ समझ में आ रहा है मुझे। मैं कल दोपहर में आराम से सभी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर देखूंगी कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगा। कई दिनों तक विभिन्न शिक्षण संस्थानों की वेबसाइट पर घंटों व्यतीत करने के बाद आखिर समीक्षा को एक कोर्स पसंद आ गया, इवेंट मैनेजमेंट का। 15 साल बाद फिर से पढ़ाई शुरू करने की घबराहट मिश्रित उमंग के साथ वो टैफ इंस्टीट्यूट पहुंच गई। यहाँ पर उसकी मुलाकात हफीज़ा से हुई। उसने भी इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स में प्रवेश लिया था और अपने अंग्रेजी के अल्प ज्ञान के कारण कुछ घबराई सकुचाई अपने आप में सिमटी सी रहती थी। हफीज़ा के हालात पर समीक्षा को बड़ी सहानुभूति होती। उसे लगता कि उसे हफीज़ा को सीमित दायरे से निकालने में उसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। वो बचपन से सुनती आई थी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और व्यवहारिक जीवन में इसकी सत्यता को परखने की दृष्टि से समीक्षा ने हफीज़ा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। अब वो जब भी मौका मिलता हफीज़ा को अपने साथ अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कराने लगी।
समीक्षा जैसी बुद्धिजीवी दोस्त पाकर हफीज़ा भी बेहद प्रफुल्लित जान पड़ती थी। कृतज्ञता से सिर से पांव तक जो भी हुई हो, मौके बेमौके समीक्षा के परिवार को अपने घर बुलाकर इराकी खाने की लजीज दावतें देती। समीक्षा भी अपने भारतीय पाक कौशल का प्रदर्शन करने में पीछे नहीं रहती और इंस्टीट्यूट जाने के लिए 2 लंच पैक तैयार करके ले जाती, एक स्वयं के लिए और दूसरा अपनी हफीज़ा के लिए। वे दोनों क्लासरूम में पास पास बैठती, साथ साथ असाइनमेंट्स करती। दोनों के बीच की घनिष्ठता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। पंजाबी समीक्षा का गोरा रंग, तीखे नैन नक्श इराकी हफीज़ा से मिलते जुलते से होने के कारण सभी उन्हें बहनें समझते। उनके बीच का अंतराल तब दिष्टव्य होता जब कोई उनसे बात करता। समीक्षा धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती तो हफीज़ा टूटी फूटी और भी पक्के इराकी लहजे में। तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है? अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से मायूस हफीज़ा से एक दिन रहा ना गया तो उसने समीक्षा से पूछ ही लिया। इंग्लिश एक तरह से हमारे देश की दूसरी भाषा है। हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे इंग्लिश माध्यम के स्कूल हैं। उच्च शिक्षा का माध्यम ज़्यादातर इंग्लिश ही है। इंग्लिश में अनगिनत पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन होता है। समीक्षा ने गर्व के साथ कुछ इस अंदाज में इंडिया का हाल अंग्रेजी बयां किया जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाला कोई सैनिक किसी को अपने जीते हुए पदकों की गिनती करा रहा हो। थोड़ी देर हफीज़ा के कर्तव्य विमूढ़ सी समीक्षा की बातें सुनती रही, फिर बोली, जिंदगी आसान रहती है तुम जैसों के लिए तो इंग्लिश भाषी देशों में आकर हमारे जैसों को यहाँ आकर सबसे पहले तो यहाँ की जबान सीखने की जंग लड़नी पड़ती है। बाकी चीज़ें तो बात की हैं। हाँ हफीज़ा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ कि ऐसे हालात में तुम यहाँ आ कैसे गई, क्योंकि लोकल भाषा का ज्ञान वीज़ा मिलने की एक ज़रूरी शर्त है। मैं वो क्या है, मैं दूसरे तरीके से यहाँ आई थी। हफीज़ा उस वक्त तो होशियारी के साथ बात टालने में कामयाब हो गई। बहरहाल वक्त के साथ धीरे धीरे समीक्षा को पता चल गया कि हफीज़ा एक विधवा है। उसके पति की मृत्यु उसके बेटे के जन्म के 3-4 महीने पहले ही हो गई थी। अपने कुछ रिश्तेदारों की मदद से वो ऑस्ट्रेलिया चली आई थी एक रिफ्यूजी बनकर। वे सब रिश्तेदार भी कई साल पहले इसी तरीके से यहाँ आकर अब तक ऑस्ट्रेलियन नागरिक बन चुके थे। पढ़ाई के साथ साथ वो एक रेस्टोरेंट में कुछ घंटे वेटर का काम किया करती थी। हफीज़ा का लाइफस्टाइल देखकर समीक्षा हैरान रहती थी। हफीज़ा का पहनावा किसी रईस से कम नहीं था। वो अच्छे इलाके में अच्छा घर किराए पर लेकर रहती थी और उसका बेटा भी उस क्षेत्र के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता था। मुश्किल होती होगी तुम्हें अकेले संभालने में, कैसे संभव हो पाता है ये सब? कुछ घंटे वेटर का काम करके तो किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। एक दिन घुमावदार तरीके से समीक्षा ने हफीज़ा के लाइफस्टाइल का राज जानने की उत्सुकता में पूछा। मैं एक सिंगल मॉम हूँ, इसलिए मुझे सोशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता सरकार से। हफीज़ा के सत्य वचन समीक्षा को और भी जिज्ञासु बना गए। सो उसने तहकीकात जारी रखी। और तुमने बताया था कि तुम जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो तुम्हें इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं आता था, पर अब टूटी फूटी ही सही मगर तुम्हें
काम चलाओ इंग्लिश आती ही है। कैसे सीखा ये सब? तुमने अपने दम पर। मुझे यहाँ आकर एडल्ट माइग्रेट इंग्लिश प्रोग्राम के तहत सरकार की तरफ से 510 घंटे की मुफ्त ट्यूशन मिली थी अंग्रेजी सीखने के लिए। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि तुम्हारे इतने ठाट कैसे हैं। अब पता चला कि तुम्हारे देश से इतने सारे लोग रोज़ रोज़ वोट में बैठ कर यहाँ क्यों चले आते हैं। क्यों कुछ खास देशों से आने वाले शरणार्थियों को लेकर नेशनल न्यूज़ में इतना हल्ला होता है। जल्दबाजी में समीक्षा के मुंह से सच्चे मगर कड़वे शब्द बाहर फिसल गए। हमसे ज़्यादा तो इंडियंस यहाँ आते हैं, हफीज़ा ने अपना बचाव करते हुए कहा। हाँ, आते तो हैं, पर आने का तरीका तुम लोगों वाला नहीं है। हमारे जैसे उच्च शिक्षित लोग स्किल माइग्रेशन वीज़ा पर आते हैं या फिर स्टूडेंट वीज़ा पर। दोनों ही स्थितियों में हम इन देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान देते हैं। हफीज़ा ने तत्काल समीक्षा की बात बीच में काटी। और हाँ, वो क्या फरमाया तुमने कि नेशनल न्यूज़ में हम जैसों को लेकर हो हल्ला होता रहता है। क्या तुमने कभी SBS टीवी देखा है? कैसी कैसी डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं उस पर तुम्हारे इंडिया के बारे में। उफ, वो खुले हुए बदबूदार गटर, गंदी झुग्गी झोपड़ियों। हफीज़ा ने नाक सिकोड़कर हकारत से कहा। कुछ साल पहले एक ऑस्कर अवार्ड विनर मूवी भी तो बनी थी तुम्हारे देश के बारे में। उसमें भी तो ये सब गंद ही दिखाया गया था। क्या नाम था उसका? हाँ, याद आ गया, स्लम डॉग मिलियनेयर। ओए ओए, हाल में तेरे देश का बदलाव है, फिर भी तेरा दिमाग आसमान पर है। हफीज़ा समीक्षा की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। हम स्वाभिमानी लोग हैं, कम से कम तुम्हारी तरह मुफ्त की चीज़ों के लिए इधर उधर नहीं भागते फिरते। हमारा इंडिया इंडिया है और तुम्हारा इराक इराक है। कोई मुकाबला क्या नहीं हो सकता है। इन विकसित देशों को हमारे जैसे प्रतिभा संपन्न लोगों की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए बड़ी कंपनियां हमारे वीज़ा स्पॉन्सर करके हमें यहाँ बुलाती हैं। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम इंडियंस के बलबूते पर ही चल रही है। हम हैं। हम बिना ज़रूरत के शरणार्थी बनकर विकसित देशों का आर्थिक विदोहन करने के लिए नहीं आते। अब तक समीक्षा भी इंडोनेशिया में असमय फटने वाले ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी थी। बड़े ही फैंकुल होते हो तुम लोग। ऐसे ही विद्वान हो तो अपने ही देश में सदियों तक गुलाम क्यों बने रहे? क्यों लुटते पिटते रहे अपनी ही ज़मीन पर विदेशियों के हाथों? लुटेरे तो वही आते हैं ना जहाँ धन दौलत के अंबार लगे होते हैं। इतिहास गवाह है कि हमारा इंडिया प्राचीन काल से ही अकूत संपदा और ज्ञान का केंद्र रहा है। जिसे देखो वही दुनिया भर से हमारा धन और ज्ञान लूटने चला आता था। जब ब्रिटिश लोग आए थे तो हमारी GDP पूरे विश्व की 25% थी। यह हाल तो हमारे देश का तब था जबकि ब्रिटिश लोगों के आने के पहले भी अनगिनत आक्रमणकारी टनों संपदा लूट कर ले जा चुके थे। जगत गुरु है हमारा इंडिया, समझे तुम। समीक्षा के दिल दिमाग पर एक होकर उसे आपे से बाहर कर चुके थे। ऐसी ही चाहत है दुनिया को तुम लोगों की तो मेलबोर्न में इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर इतने फसाने क्यों हुए थे? जाने कहाँ से हफीज़ा भी इंडियंस के बारे में खोद कर नए पुराने तथ्य निकाल रही थी। कुछ एक पागल लोग तो सब जगह होते हैं। थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो सब जगह हो जाती है, मगर तुम तो जहाँ रहते हो वहीं दंगा करते हो
पूरी दुनिया सच जान चुकी है तुम्हारा। शांति से रहना तो तुम लोगों ने सीखा ही नहीं। सुविधाओं का फ़ायदा उठाने पहुंच जाते हो अच्छे देशों में, मगर सगे किसी के नहीं होते तुम लोग। जवाब में हफीज़ा ने समीक्षा को खा जाने वाली निगाहों से घूरा। समीक्षा ने बदले में एक विद्रूप मुस्कुराहट उसकी ओर फेंकी और अपनी किताबें समेटने लगी। हफीज़ा कुर्सी को लात मारते हुए क्लासरूम से बाहर निकल गई। शुक्र है ये नज़ारा देखने के लिए उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। वे दोनों फुर्सत के क्षणों में एक खाली क्लासरूम में अंग्रेजी का अभ्यास करने के लिए आई थी, मगर ये हसीन गुफ्तगू अचानक बेहद संगीन मोड़ ले गई। उस दिन के बाद दोनों पक्की सहेलियां क्लासरूम के और छोर पर बैठने लगी, एक दूसरे को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए। फिर कभी उन्होंने आपस में आंखें नहीं मिलाई। ये आपसी दुश्मनी थी या फिर अपनी अपनी वतन परस्ती, कहना मुश्किल है। तो दोस्तों, एक सगी सहेलियां भी अपने देश की खूबियों को लेकर आपस में एक दूसरे से बहस करती हुई इस वीडियो में आपको नज़र आई होंगी। इसी को कहते हैं वतन परस्ती। कहीं भी जब अपने वतन की बात चलती है तो कुछ बातें अनजाने में ही अपने मुंह से निकलने लगती हैं। जो लोग देशभक्त होते हैं वो किसी न किसी रूप में अपने देश की तारीफ ही करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।